अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम यूनिट 1 का टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। उससे पहले आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखें। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज या फूड रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब हमें पता है कि जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एग्जिस्ट करना है, जिंदा रहना है, तो उसको अपने लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आती है। इसकी केमिकल इक्वेशन देखें। फूड, अब ये फूड कहाँ से आई? हमें पता है कि प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस में फूड प्रिपेयर करते हैं और वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में फूड है। फूड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और इसके प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी को प्लांट अपने लिए यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट अमल है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ लिविंग बॉडीज। अब इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में होती है। जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में हो रही है। रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपने लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन से। और अगर तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रेस्पिरेशन हो रही है तो कौन से सेल्स में हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल्स विच आर परफॉर्म फॉर द रेस्पिरेशन। और इसीलिए इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउसेज ऑफ द सेल। जैसे पावर हाउस का काम एनर्जी क्रिएट करना है, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि सेल के लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं, सो दैट्स दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेज ऑफ द सेल। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम देखें, इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है किस तरह से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये इसके अंदर छोटे छोटे जो आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होगा जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही ग्लूकोज जो यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है ये रेस्पिरेशन में यूज होगा। और रेस्पिरेशन किस सेल्स में हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। और इस रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखें कि रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहे हैं और फोटोसिंथेसिस के बनने वाले प्रोडक्ट ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में ये दोनों अमल जो है साइड बाय साइड जो चलते रहते हैं। अब आप देखें कि प्लांट्स में हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है। अगर रात का टाइम हो, रात के टाइम तो प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलती, तो रात के टाइम पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। तो उस वक्त सिर्फ जो है रेस्पिरेशन होती रहती है। जी, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन देखें। रेस्पिरेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए खुराक और एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी कहाँ से आती है? ये रेस्पिरेशन, इससे एनर्जी रिसीव करते हैं। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी भी नहीं मिल रही, तो क्या हो जाएगा? इसका डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग सेल जिंदा नहीं रह सकता। जिसके बाद देखें यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम। के डे टाइम में क्या है? प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और ऑक्सीजन रिलीज करनी है। यही ऑक्सीजन हम अपने सांस लेने के अमल में यूज करते हैं। लेकिन रात को क्या होता है? रात के टाइम दे अब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि रात के टाइम उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। इस वजह से वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जी, नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम बार बार कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, या ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? हमें पता है, हमने प्लांट्स की लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लंग्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जी, नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का मतलब है कि दोनों में कौन सी चीजें मिलती जुलती हैं और कौन सी एक दूसरे से डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट देखें, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में होगी, इसके अलावा किसमें? एल्गी में और कुछ बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस तो होगी, लेकिन इसके अलावा और कौन से ऑर्गेनिज्म है? एल्गी और कुछ बैक्टीरिया की ऐसी टाइप है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसीजर तमाम लिविंग सेल में होता है। इट इज प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स।
सेकंड इसमें क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। सेल के स्ट्रक्चर में लीव्स के अंदर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल्स होता है जो लाइट अब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है, जबकि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये टर्म्स अभी थोड़ी डिफरेंट और कुछ मुश्किल तो लगेंगी, लेकिन आपने इनको याद रखना है कि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में। एक्चुअली ये ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं। जी, थर्ड पॉइंट फिर दिया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है वो रिलीज करती है एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। अभी एक और बात जो की गई है कि द प्रोडक्ट मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दे आर द रिएक्टेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान बनने वाले ग्लूकोज और ऑक्सीजन, यही जो है वो रेस्पिरेशन के काम को स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं। दे आर द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले अवामिल। जी, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन के बनने वाले प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन में क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है जबकि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आपने इस पे परेशान नहीं होना, फोटोसिंथेसिस की डिटेल हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जबकि जो रेस्पिरेशन की डिटेल है वो आपके अगले चैप्टर में है। अभी आप यहाँ पे सिर्फ माइनर्स, इनका जो थोड़ा डिफरेंस दिया गया है, ये थोड़े से पॉइंट्स हैं उनको आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो है ट्रांसपायरेशन। अब आपको ये पता है कि ये पहले चैप्टर में हम सारा प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी बातें, ये जितने भी टॉपिक हैं ये प्लांट से रिलेटेड है। तो ट्रांसपायरेशन भी प्लांट्स के अंदर होने वाला एक अमल है। वो कौन सा अमल है, देखें जी क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें। The loss of water from the aerial part of plant is called transpiration। क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि एरियल पार्ट्स प्लांट के कौन से हैं, ये वाले एरियल प्लांट्स हैं जो जमीन से बाहर हैं, जिसमें इसके स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स सारे आ जाएंगे। The loss of water from the aerial part of plant is called transpiration। कि प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में से वाटर का एवेपोरेट हो जाना या वहां से निकल जाना, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन। अब जैसे यहाँ पे देखें प्लांट भी शो किया गया है, इसकी रूट्स हैं, आप रूट्स जो है वो वाटर अब्सॉर्ब करेंगी, जाइलम सेल्स के जरिए ये लीफ तक जाएगा, और लीफ से आगे से ये जो ब्लू एरो ये आपको एक्चुअली दिखाएगा कि वाटर एवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स। तो वाटर का एवेपोरेट ही होना प्लांट्स की बॉडी में से, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन। जी, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको ट्रांसपायरेशन का अमल जो अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। क्या किया गया है कि एक प्लांट लिया गया है जो कि गमले में है, और इसके इर्द गिर्द ये पॉलीथीन का बैग या प्लास्टिक बैग जो है इसको चढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे साथ में इसको इधर से टाई कर दिया गया है कि कोई और इसमें हवा की एंट्री ना हो सके। अगर आप इस प्लांट को इसी कंडीशन में 3 से 4 घंटे धूप में रखें तो हमें पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, और इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर बॉडी में से वाटर एवेपोरेट होता जाएगा, निकलता जाएगा। तो ये वाटर जो है इस बैग के अंदर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा। तो इससे हमें शो होता है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन हो रही है, जिसमें उसकी बॉडी में से वाटर इवॉल्व हो रहा है या निकल रहा है। जी, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कैपिलरी एक्शन। अब ये टॉपिक कैपिलरी एक्शन क्यों डिस्कस किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर वाटर एवेपोरेट हो रहा है थ्रू ट्रांसपायरेशन, तो वो अमल किस तरीके से होता है उसको समझाने के लिए ये कैपिलरी एक्शन दिया गया है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पे अगर डायग्राम की तरफ देखें तो ये देखें एक वाटर टब है जिसमें डिफरेंट साइज की ये ट्यूब्स जो है उसके अंदर इंसर्ट की गई है। देखें ये जो ट्यूब जो बहुत बारीक है तो उसमें वाटर लेवल जो है वो ऊपर तक राइज हुआ है, जो इससे थोड़ा सा जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें कम, और जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें वाटर लेवल कम राइज हुआ है। तो ये इसको हम बोलते हैं ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर इसमें आ जाता है। कैपिलरी एक्शन को ट्रांसपायरेशन के साथ कैसे रिलेट करते हैं वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले देखें जी, वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। अब यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं। Water move up in the capillary tube due to interaction between water molecules and surface of the tube. This effect is called capillary action. अब यहाँ पे दो बातें की गई हैं कि यहाँ पे interaction between water molecules and surface of the tube. अब हमें पता है ये वाटर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में जो इंट्रैक्शन है, जो एक दूसरे के साथ रहने की पावर है, जो साथ रहने की फोर्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, इसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और दूसरी तो जो वाटर की इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस टब के साथ भी अटैच हो रहे हैं यहाँ पे,
तो इसके दो डिफरेंट चीजों के दरमियान जो है इसको हम बोलेंगे ये इसकी एडहेसिव फोर्स है। अब ये जो कैपिलरी एक्शन है ये वाटर की कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में डिफरेंस की वजह से होता है। अब देखें जी, कैपिलरी एक्शन इज द नैरो जाइलम वेसल इज स्मॉल प्लांट हेल्प वाटर मूव अप टुवर्ड्स लीफ। तो प्लांट्स में भी इसी तरह ये कैपिलरी एक्शन, जिसमें क्या मतलब है कि अगर वो वाटर बॉडी के अंदर आते हैं तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू खुद ब खुद पानी जो है उसकी सरफेस राइज हो जाती है। तो स्मॉल प्लांट्स में भी इसी तरह चला जाता है जिनके जाइलम्स नैरो होते हैं या बारीक होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, वाटर फिल इन द ग्लास ट्यूब फेसेस टू टाइप ऑफ फोर्सेस। टू टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सी होंगी? देखें जी, वन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जो विद इन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है उसको हम बोल रहे हैं वो फोर्स इसकी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वाटर के दरमियान, वो उसकी कोहेसिव फोर्सेस हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज टर्म है कोहेसिव फोर्स। मीन सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल रहे हैं उसको नाम दिया गया है कोहेसिव फोर्स। जबकि द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास सरफेस इज टर्म एज एडहेसिव फोर्स। ठीक है, आपने यहाँ पे ये दो टर्म्स और याद रखनी है। एक को हमने बोला है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव का मतलब जो विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है, और एडहेसिव फोर्स कि अगर वाटर जिस भी टब में या पैन में या ग्लास में डाला गया है तो उसके साथ इसकी फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। जी, तो हम बात कर रहे थे कैपिलरी एक्शन की। अब ये दो फोर्सेस आपको पता चल गई है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। आगे क्या बात की गई है कि अगर एडहेसिव फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स से ग्रेटर हो तो तब ये कैपिलरी एक्शन होगा कि जिसमें पानी उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, जैसे इन नैरो ट्यूब द एडहेसिव फोर्स बिकम ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स व्हिच मेक्स द वाटर राइज अप इन द ट्यूब थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो इसी तरह ये जाइलम में भी वाटर राइज अप कर जाता है। वाटर राइज अप इन द जाइलम वेसल इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो अब आपको ये कैपिलरी एक्शन की भी समझ आ गई और किस तरीके से ये प्लांट्स में जाइलम्स वेसल्स में पानी जाता है ये भी आपको समझ आ गई है। चलें जी, अगला टॉपिक देखें जी, नेचुरल रेज ऑफ द वाटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन। के प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे होती है और किस तरह से वाटर जो जाइलम वेसल से होता हुआ पूरी प्लांट बॉडी में जाता है। ट्रांसपायरेशन इज द वाटर एस्केप फ्रॉम द पोर्स इन द लीफ और स्टेम स्टोमेटा। अब हमें पता है कि लीव्स में या उसकी स्टेम सेल में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं जिसमें प्लांट्स के अंदर से प्लांट्स की बॉडी से वाटर एवेपोरेट होता रहता है, वहां से निकलता रहता है जी। जैसे ही वाटर एवेपोरेट होगा तो इट डेवलप्स संक्शन फोर्स इन द जाइलम बंडल्स कॉजिंग द वाटर राइज अप। हाँ जी, यहाँ पे बात की गई है संक्शन फोर्स की। संक्शन फोर्स से क्या मुराद है कि अगर लीफ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो वो उसके दरमियान एक खला पैदा करेगा, तो जिसकी वजह से वो रूट्स में से वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू उसमें ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। टॉल ट्रीज हैविंग द मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपायरेशन कॉज स्ट्रॉन्ग संक्शन फोर्स और ट्रांसपायरेशन पुल ऑन वाटर इन द जाइलम बंडल्स। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। पुल का मतलब खींचना। तो जैसे जैसे वाटर एवापोरेट होता जाएगा लीव में से, वह खला पैदा करेगा, संक्शन करेगा पूरे जाइलम वेसल्स में, और जो रूट्स के जाइलम वेसल्स हैं वहां से फिर वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ दोबारा जाता जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपायरेशन पुल। The increase the transpiration pull in the tall trees cause the plants to absorb more water। जितने बड़े प्लांट्स हैं जितनी ज्यादा उसमें ट्रांसपेरेशन होगी, ज्यादा वाटर एवेपोरेट होगा, उतने स्ट्रॉन्ग उसमें ट्रांसपेरेशन पुल होगा और उतना ही वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपेरेशन पुल आर द कॉज ऑफ द नेचुरल रेज ऑफ वाटर इन मटेरियल्स। अब यहाँ पे क्या है कि बिल्डिंग मटेरियल सच एज ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक्स व्हेन कम इन द कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर वाटर राइजेज इन देयर पोर्स ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन एंड मेक द मटेरियल डैम। जितने भी यहाँ पे हमारे बिल्डिंग मटेरियल पड़े हैं, ब्रिक्स पड़ी हैं या कंक्रीट के ब्लॉक्स पड़े हैं, आपने देखा कि अगर वो एक साइड से भी पानी में डिप हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो पूरे ब्लॉक्स में चला जाता है। यहाँ हम जैसे घरों में देखते हैं कि अगर किसी दीवार पे कहते हैं जी सैलाब आ गया है, कि वो दीवार पूरी गीली होगी, अगर उसमें अंदर कहीं पानी का कोई लीकेज हो गया या कहीं से पानी मिल रहा है तो वो पानी एक जगह पे एब्जॉर्ब होता रहेगा और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाकी सारे ब्लॉक्स में भी या बाकी ब्रिक्स में जाता जाएगा, तो जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी दीवार में नमी आ जाती है। तो वाटर इज ऑल्सो रेज इन द पोर्स ऑफ द पेपर एंड प्लास्टर। अब पेपर और प्लास्टर में अगर पेपर की आप एक साइड भी डिप करें तो वो देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से वो थोड़ी बाकी जो ऊपर कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल ऊपर तक रेज करते हैं और वो पेपर गीला हो जाता है। विकिंग ऑफ द पेंट बिटवीन द हेयर्स ऑफ अ पेंट ब्रश एंड मूवमेंट वाटर थ्रू द सैंड आर आल्सो एग्जांपल इन दिस रिगार्ड। तो जो पेंट करते हैं या फिर जो वो पेंट ब्रश के थ्रू हम हेयर्स पे पेंट करते हैं, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है कैपिलरी एक्शन की। जी नेक्स्ट टॉपिक आता है जी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन।
जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन की क्या अहमियत है? ट्रांसपायरेशन पुल द वाटर थ्रू इन एयर स्पेसेस इन द स्पॉन्जी मेसोफिल एंड कीप्स द मेसोफिल मॉइस्ट व्हिच इज एसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्पॉन्जी मेसोफिल हमने प्लांट्स के लीफ स्ट्रक्चर में पढ़ा था। स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं जिसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, ये आपको याद होगा, एयर स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से मेसोफिल सेल्स जो मॉइस्ट रहते हैं, गीले रहते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत जरूरी है। इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव और स्टेम्स आर, क्या इफेक्ट? सबसे पहला क्या है? कूल द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड सराउंडिंग एज वेल। जैसे ही प्लांट की बॉडी में से वाटर एवापोरेट होता रहेगा ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, तो प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। इट्स अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से जब लीव्स में से वाटर एवेपोरेट होगा, एक ट्रांसपेरेशन पुल क्रिएट होगा, तो जड़ों में से या प्लांट्स की रूट में से जैसे ही वो पानी अपने लिए अब्जॉर्ब करेगा तो साथ में मिनरल्स ऑफ सॉइल ये भी अब्जॉर्ब कर लेगा। इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, तो जैसे इसमें से एवेपोरेशन होती रहेगी तो प्लांट्स का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, क्योंकि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए वो लिविंग है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आपको पता है कि प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जी नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन की ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं कि किसकी वजह से ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पे फैक्टर जो दिया गया है विंड है। विंड का मतलब है कि हवा चल रही, अगर तो हवा चलती रहेगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। स्टिल एयर का मतलब है कि अगर हवा रुकी हुई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट्स लीव में से वो ह्यूमिड हो जाएगी, वहीं पे रेजिस्ट करेगी कि और एवेपोरेशन ना हो, ठीक है। जब एवेपोरेशन नहीं होगी, ना कोई ट्रांसपायरेशन पुल बनेगा, तो ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो बहुत कम हो जाएगा या रुक भी सकता है। लेकिन अगर हवा चलती रहे तो इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन का अमल ज्यादा हो जाएगा, कि जैसे विंड स्वीप द ह्यूमिडिटी अवे फ्रॉम द लीव सराउंडिंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। फिर दूसरी बात जो इसमें दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। राइज इन द टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल फॉर एवापोरेशन। क्या हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उतने ही प्लांट के लीव में से एवापोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा, और अगर एवापोरेशन रेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। देन लाइट है। इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम। हमें पता है कि प्लांट्स में डे टाइमिंग फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसमें स्टोमेटा ओपन रहते हैं जिसकी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है, और इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर भी होता रहता है। तो जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना इसमें रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन ज्यादा होगा। लेकिन रात के टाइम देखें, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और लाइट नहीं होती तो उस वक्त जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन जो इफेक्ट करता है, लाइट नहीं होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन भी बहुत कम हो जाएगा। जी अगला फैक्टर इसमें बताया गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि नमी उसमें कितनी है। अगर हवा में पहले से ही नमी मौजूद है तो प्लांट्स के लीव में से एवेपोरेशन नहीं होगी, वाटर एवेपोरेशन कम हो जाएगी या रुक जाएगी। तो अगर एवेपोरेशन ही कम हो रही है तो उसका मतलब है ट्रांसपेरेशन भी नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा हवा में नमी या ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन कम हो जाएगा या डिक्रीज कर देगा। लेकिन अगर ड्राई एयर हो जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये आपको पूछा गया है कि ग्रेविटी डज नॉट इफेक्ट द कैपिलरी एक्शन, रिक्वेस्ट योर टीचर टू एक्सप्लेन व्हाई। हमें पता है कि जब कैपिलरी एक्शन में यहाँ पे ग्रेविटी का कोई अमल दखल नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 फोर्सेस की हमने बात की थी, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। जब भी एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो नेचुरली जो है प्लांट उसमें पानी जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज अप कर जाएगा, इसलिए इसमें ग्रेविटी का कोई अमल दखल नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें स्टोमेटा की ओपनिंग की बात की गई और क्लोजिंग की बात की गई। आपको पता है कि ये स्टोमेटा सेल का स्ट्रक्चर है, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर की तरह इसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके ये वैक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है और छोटे उसके अंदर और भी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्टोमेटा सेल्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो ये देखें ये फूल गए हैं, फूलने की वजह से इनके अंदर का ये ओपनिंग ओपन हो गया जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटा, ठीक है। गार्ड सेल ने वाटर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने की वजह से वो फूल गए हैं, स्वेल कर गए हैं, और स्वेल करने से इनके अंदर की ये ओपनिंग क्लियर हो गई है जिसको हम स्टोमेटा बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाए, पानी कम हो जाए, तो इसकी ये ओपनिंग क्लोज हो गई है, जैसे आपको दिखाया गया, तो उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा आर क्लोज्ड। जी स्टूडेंट, तो आपको अब अपने ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये स्टोमेटा ओपन होते हैं और किस तरीके से क्लियर। तो हमने इस चैप्टर में जो बेसिक जो है वो प्लांट्स के बारे में डिस्कशन की है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है, रेस्पिरेशन भी होती है, और चाहे रेस्पिरेशन हो या फोटोसिंथेसिस हो या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल हो, तो इसके लिए जो प्लांट्स के लीव और उसके अंदर स्टोमेटा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।